Good morning, everyone. In the previous class, if you remember before your exams, we had discussed some adjustments. Which all adjustments had we discussed? Do you remember? One was for expense outstanding. Second was for prepaid expenses. Third one was for accrued income, prepaid. Then income received in advance. And fifth one was depreciation. Aaya yaad? Yes, sir. So now let's do an illustration to see how these adjustments are done in the financial statements. Can you see this screen? Yes, sir. Okay, so let's begin. Read the question, Rishita. From the following trial balance and additional information, prepare financial statements. Okay, wait. Now, before we read further, when we have to do a question which involves adjustments also, first of all, we should just go through the trial balance, what all is given. Just have a glance. Then what you do is read the adjustments. ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है. Value of stock on 31st March cost 30,000, sale value 35,000. तो कौन सा स्टॉक हुआ ये? The closing stock. Yes, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी लिखने को कहा था और ये 3 फॉर्मेट्स बनाने को कहा था. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. हैव यू डन ऑल दिस? Yes. ओके, गुड. तो उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? इंश्योरेंस प्रीमियम. तो हम क्या करेंगे, पहले हम ट्रायल बैलेंस में मार्क कर लेंगे जिस भी आइटम से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है, या वी कैन से इट दिस वे, इन एडजस्टमेंट्स व्हाटएवर एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन, अगर उस एडिशनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ट्रायल बैलेंस में हमें कोई आइटम दी हुई है, हम उसे पहले मार्क कर लेंगे. अब सेकेंड एडजस्टमेंट हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है, ठीक है. सो वी राइट 2 अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम. 2 मतलब सेकेंड एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड. ये लिखने का पर्पस क्या है कि जब हम क्वेश्चन करते हुए सॉल्व करते हुए इंश्योरेंस प्रीमियम पे पहुंचेंगे तो हमें ध्यान रहेगा, अच्छा इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, सेकंड एडजस्टमेंट, और वो एडजस्टमेंट हम साथ के साथ उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर देंगे. अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो हो सकता है हम इंश्योरेंस प्रीमियम को सिंपली ट्रीट कर लें और बाद में ध्यान आए इसकी तो एडजस्टमेंट थी. इज दिस क्लियर? Yes, sir. थर्ड एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? Salaries. तो सैलरीज के आगे 3 लिख लो. देन फोर्थ एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. ट्रायल बैलेंस में देखो डेप्रिसिएशन कहीं दिया हुआ है? नो. फर्नीचर दिया हुआ है? Yes, sir. तो फर्नीचर के आगे हम लिख लेंगे 4, ठीक है. फिर फिफ्थ एडजस्टमेंट है हमारी रेंट से रिलेटिव, रेंट रिसीव्ड. तो रेंट रिसीव्ड के आगे हम लिख लेंगे 5. और सिक्स्थ एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है? Investment. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट के आगे हमने लिख लिया 6. मार्क कर ली सारी एडजस्टमेंट्स? Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस बिगिन प्लेसिंग देम. अब ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट आइटम से हम स्टार्ट कर देते हैं. ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? Loan. लोन. वेयर शुड दिस कम?
Balance sheet liabilities. वेरी गुड, लिख लो लोन 44,000. Sir, written. नेक्स्ट आइटम इज Capital. Balance sheet liabilities. वेरी गुड. बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में लिखो कैपिटल और अमाउंट इनर कॉलम में लिखना कैपिटल का 75 लाख. और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डॉट डाल के छोड़ देना क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो एडजस्ट होना होगा इसमें. ड्राइंग्स देखो कहीं दी हुई है ट्रायल बैलेंस में? नहीं दी हुई, तो हमें एक ही लाइन छोड़ने की जरूरत है कैपिटल के बाद फॉर एडजस्टिंग प्रॉफिट और लॉस. अगर ड्राइंग्स भी दी होती ट्रायल बैलेंस में तो हम 2 लाइन छोड़ते कैपिटल के बाद. रिटर्न. Yes, sir. नेक्स्ट आइटम इज Sales. Trading account. Credit side. वेरी गुड. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख लो बाय सेल्स. आगे देखो रिटर्न इनवर्ड दे रखा है ट्रायल बैलेंस में. रिटर्न इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, इसलिए हमने इसका अमाउंट लिखा है इनर कॉलम में 1,75,000. रिटर्न. Yes, sir. देन नेक्स्ट आइटम इज Purchases. Trading Purchases. account. Debit side. यस. आगे देखो ट्रायल बैलेंस में कहीं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दिया है? No, sir. तो इसका जो अमाउंट है वो सीधे हम अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे. 2 परचेजेस 1,30,000. और ये लिखने से पहले एक चीज और हमें ट्रायल बैलेंस में देखनी होगी, कहीं ओपनिंग स्टॉक तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि अगर दिया हो तो फर्स्ट लाइन में वो आना चाहिए. इन दैट केस हम वो फर्स्ट लाइन ब्लैंक छोड़कर फिर लिखते हैं 2 परचेजेस. रिटर्न. लिख लिया 2 परचेजेस 1,30,000. Prishita, return this. Yes, sir. Okay. Next one is Insurance premium. इंश्योरेंस प्रीमियम. ये कहां पर आना चाहिए? The profit and loss account. Debit side. वेरी गुड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफ यू रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू फर्स्ट लाइन दोनों साइड पे आप डॉट डाल के ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या आएगा एंड में हमें नहीं मालूम. तो इसलिए दोनों साइड पे फर्स्ट लाइन पे डॉट डाल के छोड़ दो. वो रिजर्व्ड है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा उसके लिए. डेबिट साइड पे लिखेंगे 2 इंश्योरेंस प्रीमियम. और क्योंकि एडजस्टमेंट भी है इसकी तो इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 2,500. Sir, written. ओके. इसकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं आप. 2 लिखा है ना, इसके आगे सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो क्या है. 500 insurance premium has been paid in advance. हैज बीन पेड इन एडवांस. ठीक है, इसका मतलब एडवांस में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है. इस 2,500 में से 500 रुपीज नेक्स्ट ईयर के पे हुए हैं.
तो वो प्रॉफिट लॉस में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? No. नहीं आने चाहिए। तो इसमें से हमने उसे ऐड करना है या लेस करना है? Less. लेस करना है। तो इसके नीचे लिखेंगे प्रीपेड -500 और नेट अमाउंट लिख देंगे हम अमाउंट कॉलम में 2000। Written. और ये ध्यान रखना, हमने डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस के अमाउंट कॉलम से हम जो भी फिगर्स लेंगे वो किसी एक जगह प्लेस होंगी, लेकिन एडजस्टमेंट से हम जो भी अमाउंट लेंगे या ट्रायल बैलेंस के अमाउंट कॉलम के बाहर से जो भी अमाउंट लेंगे दैट इज टू बी ट्रीटेड एट 2 और मोर प्लेसेस, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो डबल एंट्री का इफेक्ट करने देने के लिए so this 500 needs to be shown somewhere else also. Where? Balance sheet assets. Very good. Prepaid insurance, prepaid expense, asset है तो बैलेंस शीट में assets में आ जाएगा। Prepaid insurance 500। ठीक है, लिख लो। रिटर्न। Yes, sir. ओके। अब इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद ट्रायल बैलेंस में क्या दिया हुआ है? Returns inward. वेयर शुड दिस कम? The trading account sales से minus. वेरी गुड। सेल्स के नीचे लिख लो रिटर्न्स -2000 और नेट अमाउंट अमाउंट कॉलम में आ गया 1,73,000। Sir, written. नेक्स्ट आइटम गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज Salaries, profit and loss account debit side. वेरी गुड, लेकिन एडजस्टमेंट भी है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे अभी 1 लाख। Sir, written. नाउ रीड द थर्ड एडजस्टमेंट। 20,000 salaries are due to be paid. मीन्स दीज आर सैलरीज आउटस्टैंडिंग, Outstanding. है ना? तो इस एडजस्टमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे हम? Whereas liability and we will add them to salaries. वेरी गुड। सैलरीज में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये भी इसी साल का एक्सपेंस है जो भी पे नहीं हुआ। सो प्लस 20,000 और नेट अमाउंट आ गया 1,20,000। एंड सेकेंड इफेक्ट एज यू राइटली सेड इन द बैलेंस शीट liabilities side salaries outstanding 20,000। written? Of writing in balance sheet necessary. yes, क्योंकि अदरवाइज उसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा ना अगर हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे इसे तो। So I'm talking of like based on liquidity and permanence. नहीं, that is not compulsory for you right now. You can write in any order. If you can follow a particular order, it's good. Otherwise, not necessary. Next item देखो अब क्या है? Furniture. फर्नीचर। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है और यहां पर भी ब्रैकेट में कुछ लिखा है परचेज्ड ऑन 1 जुलाई। ठीक है, तो फर्नीचर कहां पर आएगा पहले तो ये बताओ। Balance sheet assets. वेरी गुड। एसेट्स में फर्नीचर इनर कॉलम 30,000 बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट।
Now read fourth adjustment. Cash depreciation on furniture at the rate 12% per annum. 12% पर एनम, ठीक है। जब, और ये हमने फर्नीचर परचेज कब किया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में अगर ये नहीं दिया होता परचेज्ड ऑन 1 जुलाई, तब हम 30,000 का 12% सीधे सीधे निकाल लेते इस एजम्पशन पे कि ये फर्नीचर हमारे पास ईयर के बिगनिंग से ही था। लेकिन ओवर हियर वी आर गिवन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई, दैट मीन्स वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 जुलाई टिल 31 मार्च। तो कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स, यस। तो अगर पूरे साल की डेप्रिसिएशन 12% है, 12% पीए मींस पर एनम, जब भी पीए लिखा हो तो मतलब एनुअल इतना है, तो फिर हमें अगर बीच में कभी कोई चीज परचेज या सेल की है तो उतने डेज की या उतने मंथ्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इफ रेट इज 12% पर एनम, तो पर मंथ कितना होगा? 12 मंथ्स का अगर 12% है तो 1 मंथ का कितना होगा? 300 परसेंटेज टर्म्स में। ट्वेल्व मंथ्स का अगर 12% है तो 1 मंथ का 1% होगा, है ना? यस और नो? Yes, sir. तो हमें निकालना है 9 मंथ्स का, तो 30,000 का 9% कितना हुआ? 2700. 2700, वेरी गुड। अब 2700 हमने निकाल लिया डेप्रिसिएशन का अमाउंट, इसको शो कैसे करेंगे? फर्नीचर से लेस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। वेरी गुड। फर्नीचर में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस 2700, तो नेट अमाउंट आ गया 27,300। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,700। रिटर्न। Yes, sir. ओके, फर्नीचर की एडजस्टमेंट हो गई। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। Cash. कैश, वेयर शुड दिस कम? Balance sheet assets. वेरी गुड। एसेट्स में कैश 9,44,000। एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, कोई भी एडजस्टमेंट है तो थोड़ा सा हम आगे से इंडेंट करके उसे लिखते हैं, ठीक है, जिससे कि पता चल जाए कि ये मेन आइटम नहीं है, ये ऊपर वाली मेन आइटम में एडजस्टमेंट है। चाहे बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर के नीचे डेप्रिसिएशन थोड़ा आगे से लिखा है, ऐसे ही सैलरीज के नीचे आउटस्टैंडिंग थोड़ा आगे से लिखा है, सेल्स के नीचे रिटर्न्स थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर लिखना शुरू किया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। Okay, sir. कैश के बाद Bank. बैंक, वेयर Balance sheet assets. अगेन एसेट्स, बैंक 63,17,000। Sir, written. नेक्स्ट अकाउंट इज Advertising expense. Profit and loss account debit side. एक्सीलेंट। प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 4250। Sir, written. नेक्स्ट अकाउंट इज Discount allowed account.
Profit and loss account debit side. Very good. Profit loss debit side, to discount allowed 500. Written. Next is Wages trading account debit side. very good. Wages डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस 24,000. So there was one account related to royalty in the homework parts. So can you please explain about that? The publisher or you are the producer, you are paying royalty to someone. क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है पब्लिशर है वो जिसके आप अकाउंट्स बना रहे हो, तो रॉयल्टी उसका मेन एक्सपेंस में आ जाएगा, फिर वो ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा उसका. ठीक है, देन दैट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर? Is it Yes, clear? sir. Thank you. Okay. Next पढ़ो क्या है? Freight trading account debit side. Yes, freight दिया हुआ है, इनवर्ड या आउटवर्ड मेंशन नहीं है, तो हम बाय डिफॉल्ट इसे इनवर्ड मानते हैं. मींस गुड्स जब परचेज किए उन पे जो किराया लगा, सो इट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट. टू फ्रेट 750. Written. Then next is Bad debts profit and loss account debit side. yes, two bad debts 1,000. Sir, written. Next is Rent received profit and loss account credit side. वेरी गुड. लेकिन एडजस्टमेंट भी है, तो अमाउंट हम लिखेंगे इनर कॉलम में. बाय रेंट रिसीव्ड इनर कॉलम 22,000. और इससे रिलेटेड फिफ्थ एडजस्टमेंट है. फिफ्थ एडजस्टमेंट पढ़ो. Rupees 3,000 rent has been received in advance. एडवांस. इस 22,000 में से 3,000 एडवांस है, यानी वो नेक्स्ट ईयर का अभी से मिल गया है. तो व्हाट शुड वी डू फॉर दैट? So we will subtract 3,000. यस, इट इज एन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहां पर लेस कर देंगे. एडवांस minus 3,000, so net amount comes 19,000 in amount column. And second effect, Balance sheet. which side? Liabilities. Yes, income received in advance is a liability. So liability side, rent received in advance 3,000. Sir, written. Next account is Stationery profit and loss account debit side. very good. Profit and loss account debit side to stationery 8,000. I wanted to confirm if there is some disturbance from my end. No. Okay, sir. Next account is Creditors balance sheet liabilities. very good. Liabilities में creditors 13,500. Sir, written. Then next is Debtors assets balance sheet. right. Assets में debtors 28,000. Sir, written. Next is Investment assets balance sheet. very good. Assets में investments
इसमें हमें इनर कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट दी हुई है, और इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में या लोन में ऐड नहीं होता, अलग से शो होता है। तो इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट कॉलम में ही आ जाएगा 1,62,500। अब इससे रिलेटेड सिक्स्थ एडजस्टमेंट जो है वो पढ़ो। Interest on investments is due at the rate 10% per annum. 10%, तो 1,62,500 का 10% कितना हुआ? 16,250. यस, वेरी गुड। ये ड्यू है मतलब ये क्या हो गया? Outstanding expense. इज इट एन एक्सपेंस और इनकम? इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उस पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा या हम पे करेंगे? अब मिलेगा accrued income. यस, वेरी गुड, इट इज एन एक्रूड इनकम। ठीक है, किसी भी अकाउंट की नेचर या एडजस्टमेंट की नेचर पहले समझना जरूरी है, नहीं तो हम उसकी गलत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो एक्रूड इनकम है ये 16,250, इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट है। क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए इसकी? फिर assets में balance sheet. वेरी गुड, बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट 16,250। एंड सेकंड इफेक्ट? Profit and loss account, credit side. यस, बिकॉज दिस इनकम इज ड्यू फॉर दिस ईयर, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी एक्रूअल बेसिस पे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 16,250। Written. Okay, now we come to additional information. Point 1 पढ़ो। Value of stock on 31st March, cost rupees 30,000, sale value 35,000. तो कौन सा स्टॉक है ये, ओपनिंग या क्लोजिंग? Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक है क्योंकि 31 मार्च की डेट दी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो दो जगह जाएगा। क्या ट्रीटमेंट होगी इसकी? The trading account, credit side, and assets balance sheet. एब्सोल्युटली राइट। ट्रेडिंग अकाउंट पहले बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 30,000, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000। Sir, written. अब बाकी की एडिशनल इंफॉर्मेशन लेट्स गो थ्रू एंड सी इफ वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स और नॉट। सेकंड देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला हो गया। Yes, sir. थर्ड, सैलरी इज ड्यू। Yes, sir. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। Yes, sir. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। Yes, sir. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। Yes, sir. तो इस तरह से सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक बार गो थ्रू जरूर करना है लास्ट में। कई बार क्या होता है, बीच में कहीं कोई ऐसा पॉइंट होता है जो अभी हमने एडजस्ट नहीं किया है और वो मिस हो जाए अगर हम ध्यान से ना देखें, तो एक बार सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को, एडजस्टमेंट को एक बार लास्ट में देख लेना चाहिए क्लोजिंग करने से पहले। नाउ वी कम टू क्लोजिंग। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? Trading account. ट्रेडिंग। रफ में टोटल निकालो दोनों साइड का कितना आ रहा है। So credit side का 2,03,000. यस, 2,03,000। और डेबिट साइड में Side डिफरेंस निकाल लो दोनों के टोटल का, क्रेडिट और डेबिट के टोटल का।
48,250 वेरी गुड। तो ये क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सीलेंट। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट साइड शॉर्ट है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट 48,250 एंड राइट टोटल ऑन बोथ साइड्स। Now where will this gross profit be transferred from here? The credit side of profit and loss account. वेरी गुड। फर्स्ट लाइन जो हमने छोड़ी हुई थी वहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 48,250, और डेबिट साइड वाली जो फर्स्ट लाइन हमने छोड़ी थी वो यूज नहीं हुई, तो उसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट में डैश डैश डाल दो। नाउ वी विल क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें टोटल क्रेडिट का देखो कितना आ रहा है और डेबिट का देखो कितना आ रहा है टोटल। तो क्रेडिट का है 83,500। ओके, और डेबिट का उससे तो ज्यादा ही है, क्योंकि पहला अमाउंट ही 1,20,000 है, तो डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा। Or is it 1,56,450? नो, 1,34,850। ठीक है, ये डेबिट का टोटल है और ये ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें से जो आपका क्रेडिट का टोटल आ रहा था उसको लेस करके डिफरेंस निकालो। Difference 1,350 नहीं, 54,950 आ रहा है। चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन, अगर कुछ मिस्टेक हो मुझे बता देना। ठीक है, नेट लॉस आ रहा है 54,950 एंड राइट टोटल ऑन बोथ साइड्स। जो भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, अगर कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, अगर उसी टाइम आपको पता चल जाती है उसी टाइम बता दिया करो, नहीं तो बाद में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो एंड आई विल करेक्ट इट इफ देयर इज एनी मिस्टेक। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. ओके, अब ये नेट लॉस कहां पर जाएगा? कैपिटल में से लेस होगा। ठीक है Sir, जी, add to capital. लेस फ्रॉम कैपिटल। No, sir, add. ठीक है, तो कैपिटल के नीचे लिखो नेट लॉस माइनस 54,950, और कैपिटल का अब नेट अमाउंट आ गया 74,45,050 and do the balance sheet total, that comes to 75,25,550. Clear? Any doubt, anyone? लिख लो, ये टोटल वगैरह सब लिख लो, फिर बताओ मुझे। Okay. Any doubt, anyone?
So we stop here for now. Thank you.